हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इसी सेम जेनेटिक यूनिट्स का नया चैप्टर लेके आए हैं फॉर द प्रैक्टिस 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ए मॉलिक्यूल, अगर किसी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना है तो उसको कौन कौन से ट्रेड्स को फुलफिल करना होगा या उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एलिजिबिलिटीज के लिए। ओके, तो प्रॉपर्टीज में आपने एनसीईआरटी में 4 प्रॉपर्टीज दे रखे हैं। पहला है कि वो खुद का रेप्लिकेशन कर सके, खुद की कॉपी बना सके। दूसरा है उसे स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। स्लो चेंजेस शो करना चाहिए फॉर द इवोल्यूशन और मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये 4 एलिजिबिलिटीज हैं इसके लिए, अगर किसी मॉलिक्यूल को एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करना है तो। चले देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में कौन सा, इन चारों में से कौन सा नहीं बैठता है। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये भी सही है, ये ऑप्शन सही है। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट सिस रेप्लिका, ये भी ऑप्शन सही है। इट शुड बी अनस्टेबल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन। तो ए, बी एंड डी आर द traits of genetic material, traits of genetic material। और यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, तो एक्सेप्ट के लिए आंसर कौन सा होगा, सी। तो सी आपका क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने बताया है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करना है तो उसे क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। अगर स्ट्रक्चरली और केमिकली अनस्टेबल होगा तो ये जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड दैट इज बीइंग कोडेड इज अ ATACG द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द mRNA। मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए में चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और मेजर 3 डिफरेंस हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए मेजर 3 डिफरेंस, पहला ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, दूसरा है शुगर में डिफरेंसेस। शुगर में डीएनए में, अगर डीएनए का फॉर्म देखेंगे तो आप इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। ओके, तो डीएनए में शुगर में डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होता है और आरएनए को आप बोलते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर में राइबोज। ठीक, द थर्ड मेजर डिफरेंस इज यहाँ पर ए, टी, जी, सी नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, बट आरएनए में ए, यू, जी, सी। कहने का मतलब ये यू जो कि यूरासिल है वो थाइमिन को रिप्लेस करता है। तो ये डीएनए में कोड्स थे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे, तो आरएनए में क्या होंगे, आरएनए में ए की जगह यू आ जाएगा, टी की जगह ए, और ए की जगह यू, सी की जगह जी एंड जी की जगह सी। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यू ए यू जी सी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये यू ए यू जी सी, ये ऑप्शन आपका सही है, यू ए टी जी ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि देयर आर 999 बेसेस इन एन आरएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन 333 अमीनो एसिड्स बेस एट पोजीशन। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक
बेस जो कि पोजीशन नंबर 901 पे डिलीट होता है सच दैट द लेंथ ऑफ आरएनए बिकम्स 998 और एक बेस के डिलीशन की वजह से अब जो बेसिस के नंबर्स रह गए हैं वो कितने हो गए 998 हो गए। हाउ मैनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड। मैं पहले बता दूं कि ये जो नंबर दे रखे हैं वो बेसिस के दे रखे हैं बेसिस। अगर ये बेसिस हैं तो कोडॉन्स के नंबर कितने होंगे कोडॉन्स दे रखे हैं 333 और ये 333 कोड करेंगे 333 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि जब बेसिस के सीक्वेंस देख रहे थे तो उसमें 901 पोजीशन पे अब बेस क्या हो गया डिलीट हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है कि 901 के पोजीशन पे बेस डिलीट हुआ है। इसका मतलब 901 के पहले जितने 900 बेसेस हैं वो कैसे हैं सेफ हैं। कैसे हैं सेफ है। ठीक है तो टोटल कितने थे 999 और सेफ कितने हैं करेक्ट कितने एक्यूरेट कितने हैं करेक्ट इसको करेक्ट कितने बेसिस हैं 900 बचे कितने 90। ये 99 जो आया है ये बेसिस के नंबर हैं चीज़ ध्यान रखिएगा और 99 बेसिस हैं तो कोडॉन्स कितने होंगे 33 और ये 33 कोडॉन्स ऐसे हैं जो इनकरेक्ट हो गए इनकरेक्ट आफ्टर द deletion of a base at 901 पोजीशन। ओके तो आंसर आपका क्या है 33 कोडॉन्स। ठीक नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट वुड हैपन इफ इन अ जीन इनकोडिंग अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड्स 50 अमीनो एसिड्स हैं तो कोडॉन्स कितने होंगे कोडॉन्स भी 50 होंगे। सॉरी मैं कट कर देता हूँ 50 कोडॉन्स होंगे। ओके और चेंज कहाँ पे हो रहा है कि अगर 25th कोडॉन आपका UAU से चेंज होकर म्यूटेट हो जाता है UAA में जो कि एक स्टॉप कोडॉन क्या है स्टॉप कोडॉन है। तो जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 25th कोडॉन्स म्यूटेट हो रहा है तो इसका मतलब 24 कोडॉन्स सही हैं। ठीक है तो 23 1 2 24 कोडॉन्स करेक्ट हैं और 25th के बाद कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा 25th से कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। कहने का मतलब 1 से 24 तक के कोडॉन सही हैं तो 24 अमीनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है तो आंसर देख लेते हैं 24 अमीनो एसिड्स के साथ अ पॉलीपेप्टाइड 49 अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। गलत A polypeptide of 25 amino acids will be formed। मैं पहले बता दूं 25 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 25th कोडॉन ही आपका स्टॉप कोडॉन है तो 24 तक ही बनेंगे आपके। ठीक है यही 25th कोडॉन क्या हो गया UAU से चेंज होकर एक स्टॉप कोडॉन हो गया है। ठीक है तो 24 कोडॉन्स कोड करेंगे अमीनो एसिड्स के लिए तो टोटल कितने अमीनो एसिड कोड होंगे 24। ठीक है Select two statement out of 4 below about the lac operon। lac operon मैं बता दूं lac operon प्रोकैरियोट्स में जीन अरेंजमेंट है। ये कैसे जीन है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होता क्या है कि जब एक प्रमोटर ट्रांसक्राइब करता है ट्रांसक्राइब मोर देन वन जीन तो उस केस में कहलाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। तो लैक ओपेरॉन में आप लैक ओपेरॉन के अरेंजमेंट देख लीजिए। प्रोकैरियोट्स एक पर्टिकुलर लैक ओपेरॉन किसमें आपका बताया गया है ई कोलाई में बताया गया है। ठीक है एस्चेरिशिया कोलाई में बताया गया है। तो लैक ओपेरॉन का प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर ऑपरेटर ZYA।
ठीक है, ये आपका है लैक ओपेरॉन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेशर एंड इनएक्टिवेट इट। ठीक है, repressor, this structural gene code for a protein that can act as activator or repressor in the reference of transcription activation in this gene। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो है, जो आई है वो स्ट्रक्चरल जीन बता रहा है, ये एक प्रोटीन के लिए कोड करता है और ये प्रोटीन एक्ट कर सकता है एज अ रिप्रेशर और कैन एक्ट एज एक्टिवेटर। ठीक है, कहने का मतलब कि जो प्रमोटर है फॉर जेड वाई ए जीन के लिए, उसकी जो एसेसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑपरेटर पे, और इस ऑपरेटर पर अगर ये रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा तो प्रमोटर की एसेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, देन जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, जिसको स्विच ऑफ की कंडीशन बोलते हैं, स्विच ऑफ कंडीशन बोलते हैं, व्हेन रिप्रेशर बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन। ठीक है, देन द accessibility of promoter is end and there is no binding of RNA polymerase to the promoter। ठीक है, तो स्विच ऑफ की कंडीशन में जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, आरएनए नहीं बनेगा, तो फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द प्रेशर एंड इनएक्टिवेटेड, गलत। तो पहले बता दूं कि अगर ये रिप्रेशर से एक इंड्यूसर बाइंड करता है और इस लैक ओपरॉन के लिए जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज है, तो इंड्यूसर ऐसा है जो बाइंड करेगा रिप्रेशर के साथ और रिप्रेशर को इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट की कंडीशन में होगा क्या कि रिप्रेशर अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब रिप्रेशर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रमोटर की एक्सेसिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा और आरएनए पॉलीमरेज जाकर प्रमोटर से बाइंड करेगा। अब जब प्रमोटर से बाइंड करेगा तो जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन होगा और यही फिर कहलाएगी स्विच ऑन की कंडीशन। क्या कहलाएगी? स्विच ऑन की कंडीशन। ओके, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेशर एंड एक्टिवेट, ये गलत है। रिप्रेशर से सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज बाइंड कर सकता है इन लैक ओपेरॉन, और लैक्टोज न होने की जगह पर एलो लैक्टोज भी बाइंड कर सकता है और रिप्रेशर को इनएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेशर बाइंड विद ऑपरेटर रीजन, ये सही है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो रिप्रेशर बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन में और प्रमोटर की एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। थर्ड क्या है कि द जेड जीन कोड्स फॉर परमेजेस, ये भी गलत है। ठीक है, जो वाई जीन है वो परमेजेस के लिए कोड करता है, परमेजेस के लिए। ठीक है, जेड जीन है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है। इस एंजाइम का काम क्या है कि ये लैक्टोज को, लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज टूटता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, सॉरी ग्लूकोज में। ठीक है, और इसको ई कोलाई यूज करता है एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक है, एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये भी गलत है कि दिस वॉज इल्यूसिडेटेड बाय फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनोट, ये ऑप्शन आपका सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा हुआ? सेकंड और फोर्थ। द राइट आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ। Which of the following is not required for any of the techniques of DNA finger printing available at present? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज आपके पास डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालने के बाद ढेर सारे फ्रैगमेंट्स होते हैं, इन ढेर सारे फ्रैगमेंट्स का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग पे डालते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग पे डालते हैं। ठीक है,
फिक्स डीएनए एट नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज पेपर, नाइट्रोसेलुलोज पेपर। देन उसके बाद प्रोब्स के साथ डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब इस डीएनए की बात करें, ये डीएनए आपको कहाँ से मिलेगा? क्राइम सीन से मिल सकता है, ठीक है। और क्राइम सीन पे क्योंकि सैंपल की क्वांटिटी कम होती है, सैंपल क्वांटिटी इज लो, तो उसकी जगह हम लोग क्या कर यूज करते हैं, इसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन बाय यूजिंग PCR विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस मिल गए? डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, PCR एंड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो लिखा है कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड के लिए जो ऑप्शन है वो आपका सबसे पहला है जिंक फिंगर एनालिसिस, ठीक है। बाकी के सारे यूज होते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है फ्रेगमेंटेशन के लिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए सैंपल, डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है VNTR प्रूफ को हाइब्रिडाइज करने के लिए जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले हैं। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन शुरुआत में यूज होता है क्योंकि जो डीएनए हमें मिला है क्राइम सीन से वो कैसे हैं, क्वांटिटी उसकी बहुत ही कम होती है, इसलिए उसको हम एम्पलीफाई करते हैं बाय यूजिंग PCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, कौन सा रॉन्गली मैच हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन मैंने पहले बताया डीएनए टू RNA, ठीक है। ट्रांसलेशन RNA टू प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन अभी लैक ओपेरॉन में आपने पढ़ा है, लैक ओपेरॉन बाइंड्स टू ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, ये भी सही है आपका। किस एंजाइम सिंथेसिस की बात कर रहा है? ZYA की बात कर रहा है। दीज आर जीन्स और रिप्रेशर के ऑपरेटर से बनने पर इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो एंजाइम सिंथेसिस नहीं होगी। लास्ट वन इज ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं, ऑपरेटर आते हैं, प्रोमोटर। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि किसी ओपेरॉन में क्या आएगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। ओपेरॉन में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड ZY, ठीक है। तो ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर्स प्रेजेंट होते हैं। बी ऑप्शन हम देखेंगे कि यूजिंग इंफॉर्मेशन in mRNA to make protein, transcription writing information from DNA to tRNA, translation using information to mRNA to make protein, ये भी आपका ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर से टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, डायरेक्टली एंजाइम सिंथेसिस को नहीं रोकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है बट वो प्रमोटर की एक्सेसिबिलिटी टू चेंज द एक्सेसिबिलिटी सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, टू change the accessibility of promoter, ठीक है। इनडायरेक्टली ये एंजाइम सिंथेसिस को नहीं रोकता, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से जो रॉन्गली मैच है वो क्या है, C1, ठीक है। बाइंड तो करता है लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज। ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है चारगाह फूल से। चारगाह फूल कहता क्या है कि किसी भी डीएनए में प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होता है, पिरिमिडीन्स के
बराबर होता है। तो प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडनीन, एडनीन प्लस गोनोसिन is always equal to the थायमीन प्लस साइटोसिन। ठीक है, तो A प्लस G अपॉन T, सॉरी, इक्वल्स टू T प्लस सी। T प्लस सी को इधर ले आइए, A प्लस G अपॉन T प्लस सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो A प्लस जी टी प्लस सी, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले से टिक लगा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए में आप इनमें से क्या नहीं फाइंड करना एक्सपेक्ट करते हैं? मिलियन ऑफ बेस पेयर ये प्रेजेंट होता है। फंक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स अराउंड विच इज डीएनए इज फाइल्ड। मैं पहले बता दूं कि प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक आर्कियाई, बट मेजर ऑफ बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, फंक्शनली रिलेटेड जीन्स ग्रुप टुगेदर इन द सेम सेक्शन ऑफ डीएनए। हाँ, पॉलीसिस्टोनिक जीन जिसको बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन अरेंजमेंट। ओके, ठीक, फंक्शनली रिलेटेड अ मेजॉरिटी ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन और आरएनए। ये भी सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन आपका कौन सा सही है? वो है बी। राइट आंसर इज बी वन। कौन सा एक्सपेक्ट नहीं करते? तो हम क्या नहीं एक्सपेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स का प्रेजेंट होना। तो पैकेजिंग कैसी होती है? तो पैकेजिंग होती है कि कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स के साथ मिलकर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियाइड। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो पैकेजिंग अरेंजमेंट हो ऐसे है कि कुछ पॉजिटिव प्रोटीन के साथ डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मिलके न्यूक्लियाइड्स बनाते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम वाज। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए भी जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको पता होगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इन्होंने जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ग्रो कराया तो उनको दो तरह की कॉलोनीज मिली, एस कॉलोनी एंड और कॉलोनीज। ठीक है, एस कॉलोनीज स्मूथ थी, ठीक है, और रफ कॉलोनीज कैसी थी? रफ थी। ये नॉन वायरुलेंट थी। नॉन वायरुलेंट का मतलब कि माइस में इंजेक्ट करने के बाद माइस में निमोनिया कॉज नहीं होता था। ठीक है, बट एस कॉलोनीज आर वायरुलेंट। ठीक है, और माइस में इंड्यूस इंजेक्ट करने के बाद माइस की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ग्रिफिथ साहब ने क्या किया कि एस कॉलोनीज की सेल को, जिसको एस स्ट्रेन कहा गया है, एस स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया? हीट किल्ड किया। हीट किल करने के बाद जब फिर से उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस किया, इंजेक्ट किया, तो माइस में निमोनिया कॉज नहीं हुआ और जिंदा बच गया। बट सेम हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब उन्होंने रफ कॉलोनीज की सेल या आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया, इन द थर्ड स्टेप माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हो गया? मर गया। माइस को निमोनिया हुआ और वो मर गया। इससे पता चलता है कि जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, उसने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ग्रिफिथ ने कंक्लूजन ये दिया कि एस स्ट्रेन में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो बिना चेंज हुए आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर देता है? एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और हाँ, इस मरे हुए चूहे से उन्होंने क्या आइसोलेट किया था? एस स्ट्रेन।
लेकिन ताजुब की बात ये थी कि उन्होंने मरा हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था और जिंदा आर स्ट्रेन था। तो आर स्ट्रेन क्या कर रहा था, आर एस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था किसी ना किसी तरीके से, और उसी को उन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो उन्होंने फाइंड अ क्योर फॉर निमोनिया इन ह्यूमंस, गलत। अब प्रिवेंट कैंसर कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट लाइट, गलत। डिटरमाइन इफ द डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, ये ऑप्शन सही है। इनका जो मेन एम था, एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हुए था, देखना चाहते थे कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं है, बट उन्होंने, इनकी लिमिटेशन ये थी, लिमिटेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज, ये केमिकल नेचर नहीं बता पाए थे। केमिकल नेचर इज नॉट डिस्क्राइब्ड, लिमिटेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स। सबसे कॉमन, अच्छा सरल क्वेश्चन था। सुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डाई न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं 3' 5' फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स। मैं पहले बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एडनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और वाइस वर्सा, एंड गुआनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ साइटोसिन एंड वाइस वर्सा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसी को हम बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। 5' to 3' और 3' to 5', ठीक है। ओपेरॉन की बात हुई है कि सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस डिटरमाइनिंग ए सिंगल अमीनो एसिड, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। 3 नाइट्रोजन बेसेस जो डिटरमाइन करते हैं सिंगल अमीनो एसिड्स को, उसको हम बोलते हैं कोडॉन्स, ठीक है। A set of closely placed genes regulating a metabolic pathway in prokaryotics, segment of DNA specifying a polypeptide, नहीं, इसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। A gene responsible for switching on and switching off of other genes, नहीं, ये जीन जो है, ये जीन कहलाता है रेगुलेटरी जीन्स। क्या कहलाएंगे? रेगुलेटरी जीन्स, ओके। पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद, दिस इज रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन्स, एंड द ZY इज अ स्ट्रक्चरल जीन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था हमको यहाँ पे, कंफ्यूजन का मैं भूल गया था। स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, जो आरएनए बनाएंगे और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ओके। इससे पहले मैंने बताया है, दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ और अदर जीन्स इज अ रेगुलेटरी जीन। डी ऑप्शन आपका सही है। इस सेट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन्स लाइक ZYA, अपने लैकोप्रॉन में पढ़ा है, मेटाबॉलिक पाथवे इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रायर टू म्यूटेशन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए रीड्स, ठीक है। ये डीएनए है, आफ्टर म्यूटेशन द सीक्वेंस रीड्स, ये आफ्टर म्यूटेशन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, GGAA, GGG, CC, CG, यहाँ पे एक चेंज हुआ है, T का T, A का A, T का C, यहाँ पे एक चेंज हुआ है, G का G, C का C, C का C, A का A, G का T, यहाँ पे एक चेंज हुआ है, T का T और A का A। चेंज होने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन हुआ है। आप सब्स्टिट्यूशन टीचर के बारे में तो जानते ही होंगे। सब्स्टिट्यूशन टीचर क्या होता है
कि किसी एक बेस को रिप्लेस करके वहां पर कोई दूसरा बेस डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक सी को रिप्लेस करके जी आया है। ठीक है, इस टी को रिप्लेस करके सी आया है और इस जी को रिप्लेस करके टी आया है। तो ये क्या है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देख लेते हैं। देयर वाज अ सिंगल बेस डिलीशन, गलत। डिलीशन तब होता जब गायब हो जाता। ठीक है, जब यहाँ से हट ही जाता तो नंबर ऑफ बेसेस इन दिस सीक्वेंस बिकम लेस देन दिस वन। तो ये गलत है। देयर वाज अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, मैंने पहले बताया कि 3 बेसेस चेंज हुए हैं तो सिंगल बेस पेयर नहीं, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। देयर वर अ मल्टीपल बेस डिलीशन, डिलीशन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या कहता है कि मल्टीपल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो सही आंसर आपका क्या है, डी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिर चारगाफ रूल से क्वेश्चन आता है, स्टेट करता है कि द रेशियो ऑफ प्यूरिन्स टू pyrimidine इज रफली इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि प्यूरिन्स हमेशा pyrimidines के बराबर होते हैं। ठीक है, स्टेट करता है, ये भी सही है। दूसरा क्या है कि द रेशियो ऑफ ए टू टी इज रफली इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। कि जब ए इक्वल्स टू टी होता है तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये भी सही है। सी की बात करते हैं कि द रेशियो ऑफ ए प्लस टी जी प्लस सी इज रफली इक्वल इन ऑल टेस्टेड ऑर्गेनिज्म, नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली होता है ए प्लस जी एंड टी प्लस सी। ठीक है, जिसको ध्यान दीजिएगा, ए के साथ जी होता और टी के साथ सी होता तो ये ऑप्शन सही होता। हाल फिलहाल ये ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो आपका सही आंसर क्या है, डी, जो ये बताता है कि आपके ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, एक कंडीशन देख लीजिए, मैं चारगाफ के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यूरीन हमेशा बराबर होता है पिरिमिडीन के। ठीक है, कहने का मतलब ए इक्वल्स टू टी और जी इक्वल्स टू सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नहीं याद आता है चारगाफ का रूल तो आपको ये याद रखना है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के इक्वल होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ आरएनए एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए, आपको पता है सेंट्रल डॉग्मा के बारे में। सेंट्रल सेंट्रल डॉग्मा क्या कहता है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से प्रोटीन कहलाता है ट्रांसलेशन। थर्ड वन इज डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। फिर कुछ वायरसेस शो करते हैं आरएनए टू डीएनए, जो कि कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्टेज में आरएनए पॉलीमरेज, जो कि कहलाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसलेशन में तो टीआरएनए है, राइबोसोम है। ठीक है, रेप्लिकेशन में आपका है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आंसर आपका कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इकोलाई सेल्स विद अ म्यूटेटेड जेड जीन, अब देखिए जेड जीन किसके लिए कोड कर रहा था, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy because। अब मैं बता दूं बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है। तो जेड जीन है, वो कोड कर रहा है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज। और बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है कि एक डाइसैकराइड है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज। इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। ठीक है, इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करके मोनोसैकराइड्स बनाता है, एक है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और फिर ई कोलाई यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और बीटा गैलेक्टोसिडेज तभी बनता है जब सराउंडिंग्स में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। अब लैक्टोज तो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि ये जेड जीन है वो म्यूटेट हो गया, म्यूटेटेड हो गया। अब म्यूटेट होने की वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज थे वो नहीं मिलेंगे। नहीं होंगे तो जो ई कोलाई है जिनके जेड जीन में म्यूटेशन हुआ था, क्या हुआ था, म्यूटेशन हुआ था, वो कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज, ओनली लैक्टोज। ओके, अगर इसके मीडियम में गैलेक्टोज या ग्लूकोज डाल दिया जाए तो ये ई कोलाई ग्रो कर सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स तो आपको समझ में आ गया कि द लैक ओपियन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव इन दीज सेल्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये आंसर आपका सही है। अगर फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज बन ही नहीं रहा है तो लैक्टोज का यूज होगा नहीं, लैक्टोज का यूज होगा नहीं तो फिर सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इफ दिस सीक्वेंस सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग बेस सीक्वेंस इन द डीएनए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए का ही स्ट्रैंड बनाने इससे। तो आपको पता है कि ए के सामने हमेशा टी आता है और जी के सामने हमेशा सी आता है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो मैं यहीं पे बना देता हूँ। तो टी, जी का सी, ए जी, ए टी, जी जी, सी टी, ए टी, सी और ए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो टी सी ए जी, ए टी जी जी, सी टी ए टी सी ए। मुझे लगता है दूसरा क्वेश्चन सही है, टी सी ए जी, ए टी जी जी, सी टी ए टी सी ए। हाँ, ये सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ए के सामने हमेशा टी और जी के सामने हमेशा सी आएगा, और वाइस वर्सा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन अ डीएनए चेन ग्रोथ। मैंने डायग्राम बनाया है कि पॉलीमराइज इन द 3' to 5' डायरेक्शन। मैं पहले बता दूं कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, कॉमन बात है आपको जानना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5' to 3' होता है। ठीक है, 5' to 3' होता है। अगर हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड यूज होते हैं एज अ टेम्पलेट, 5' to 3', और इस पर, और दूसरा कौन सा स्ट्रैंड है, 3' to 5'। जो स्ट्रैंड 3' to 5' होगा उस पर कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होती है, कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन। ठीक है,
और 5 टू 3 वाले टेम्पलेट पे जो रेप्लिकेशन होगी वो कैसी होगी? डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन, डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन। और डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन का रिजल्ट में जो स्ट्रैंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। डायग्राम देख के आप जान सकते हैं मैंने क्या बताया है कि रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 टू 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स हैं, तो मैं रब करके फिर से बना देता हूँ। नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही है वो कैसी हो रही है? कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रैंड है वो 3 टू 5 है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रही है वो कैसी हो रही है? डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रैंड है वो कैसा है? 5 टू 3। और यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, दीज स्ट्रैंड आर नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स। यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रहा है वो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलीमराइज 3 टू 5। पहली चीज़ मैं बता दूं गलत, कि हमेशा जो पॉलीमराइजेशन होता है वो हमेशा 5 टू 3 होता है, तो ये कुछ ऑप्शन गलत हो गया। प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, गलत। इससे कुछ नहीं प्रूव होता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। सेमी कंजर्वेटिव ये बोलता है कि जब भी स्ट्रैंड्स नए बनते हैं तो उसमें एक पुराना स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड। सी ऑप्शन कहता है कि पॉलीमराइज इन 5 टू 3 डायरेक्शन, करेक्ट, एंड एक्सप्लेन 3 टू 5 डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी सही, ये सही है। आपका आंसर क्या है? सी, रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ये तो एकदम से गलत है। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमेशा रेप्लिकेशन में बनते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, तो सही आंसर आपका क्या है? सी। ठीक, नेक्स्ट, सेमी कंजर्वेटिव replication of DNA was first demonstrated in E. coli. The one aspect which is not salient feature, not salient feature of genetic code, it is being degenerate होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं और ये स्पेसिफिक। जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो उसमें अनएम्बिग्यूटी पाई जाती है। अनएम्बिग्यूटी, इनका कहने का मतलब ये है कि जो कोडॉन है, कोई एक कोडॉन उसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा चाहे वो जहां पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कोडॉन्स डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट होने का मतलब है कि सेम अमीनो एसिड अलग अलग कोडॉन से क्या हो सकते हैं? कोड हो सकते हैं। कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3 और कोडॉन 4। ठीक है, यूनिवर्सल कहने का मतलब जो कोड जहां पर रहेंगे, कोडॉन्स आर, जो कोडॉन एक ऑर्गेनिज्म में एक अमीनो एसिड, किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, सेम कोडॉन दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी उसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा। स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड किसी एक पर्टिकुलर कोडॉन के लिए स्पेसिफिक होता है। आप ये बोल सकते हो कि यूनिवर्सल और अनएम्बिग्यूटी सेम है। ठीक है, बट हमारे जो कोडॉन्स हैं वो एम्बिगुअस नहीं होते। तो सही आंसर आपका क्या है? डी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, whose experiment cracked the DNA and discovered the unequivocally a genetic code is a triplet। ठीक है, ट्रिपलेट का आइडिया प्रपोज किया था जॉर्ज गैमो ने, जॉर्ज गैमो ने।
ठीक है। बट एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो क्रैक किया था वो किया था नीरनबर्ग और मैथी ने, ठीक है। बाकी हर्श एंड चीज एक्सपेरिमेंट, इससे पता चला था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, कि बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई में जो इंटर करता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन, ठीक है। बीडल एंड टैटम ने बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन डेवलप किया था, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, और इन्होंने एक थ्योरी भी प्रूव की थी, प्रपोज किया था कि प्रपोज्ड वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर जीन किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए ही कोड करेगा। तो बीडल एंड टैटम ने बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया और ऑल्सो प्रपोज किया वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। ये थ्योरी स्टेट करती है कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर एंजाइम कोई पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर एंजाइम के लिए ही कोड करेगा। नेक्स्ट है एज द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड हेलिकेज। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दे रखे हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। हेलिकेज है, हेलिकेज का काम है अनजिपिंग द डीएनए हेलिक्स को तोड़ना, ब्रेकिंग द एच बॉन्ड्स, ब्रेकिंग एच बॉन्ड, एंड अनजिपिंग द डीएनए हेलिक्स। प्राइमेज आरएनए प्राइमर को ऐड करता है, प्राइमेज इज आरएनए प्राइमिंग में यूज होता है। आरएनए प्राइमिंग, आरएनए प्राइमर्स की वजह से ही डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या इनिशिएट होता है, ओके। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, गायरेज, जिसको हम टोपो आइसोमेरेज के नाम से भी जानते हैं, और यू कैन से बैक्टीरियल आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज, जिसका काम है अनवाइंडिंग का, अनवाइंडिंग, और दूसरा काम है सुपर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड is a joining of nucleotide. Helicase is a opening of DNA. Gyrase is the unwinding of DNA. Primase is 4. तो A का 2, ठीक है, B का B का थर्ड, ये नहीं होगा, B का थर्ड, B का थर्ड है लेकिन 2 का फोर्थ है, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इन यहाँ पे विच वन इज करेक्ट बताना है कि इन प्रोकैरियोट सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सही है। इन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, 3 तरह के पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कोड करता है राइबोसोमल आरएनए 28S, 18S एंड 5.8S, फिर द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए एंड द एसएनआरएनए, ए भी सही है। आरएनए पॉल सेकेंड ट्रांसक्राइब करता है एचएन, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, जिसको हम प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोमल इज अ लार्ज सब यूनिट एज अ पी एंड साइट। हाँ, स्मॉल सब यूनिट में कोई भी साइट नहीं होती, सारी की सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं लार्ज सब यूनिट में, लार्ज सब यूनिट, ओके। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।
The human chromosome with the highest and least number of genes in them are respectively chromosome number 1 and chromosome number 5. सबसे ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 में और सबसे कम जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 5। और सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम भी कौन सा है? स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ठीक है। नेक्स्ट है, इफ मीसल्सन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन इन द बैक्टीरिया द रेशियो ऑफ 15 and 15 and 15 and 14 and 14 and containing the 4 जनरेशन विल बी। एक यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देख सकते हो। बैक्टीरिया की जनरेशन और नंबर ऑफ सेल्स जानने के लिए भी हम यूज करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन पर्टिकुलर जनरेशन। पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ निकालेंगे पर्टिकुलर जनरेशन, जो कि है फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जनरेशन। टू की पावर n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ n रिप्रेजेंटिंग where n is representing the number of generation। ओके, तो यहाँ पर 4 जनरेशन की बात की गई है, तो 4 जनरेशन में 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैंड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में मिलेगा, उसके बाद ये स्ट्रैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन से इसके सिर्फ 2 ही स्ट्रैंड्स आपको मिलेंगे। कितने स्ट्रैंड मिलेंगे? हर एक जनरेशन में इसके सिर्फ 2 स्ट्रैंड रहेंगे, क्योंकि एक नया स्ट्रैंड इस पे बना होगा, एक नया स्ट्रैंड इसमें बना होगा, तो 2 ही हाइब्रिड स्ट्रैंड आपको मिलेंगे। बाकी जो नंबर्स बढ़ेंगे वो किसके बढ़ेंगे? लाइट डीएनए के बढ़ेंगे। तो दिस वन इज हैवी डीएनए, दिस इज हाइब्रिड, और दिस वन इज लाइट। हैवी डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट जनरेशन में मिलेगा, ओनली इन फर्स्ट जनरेशन। हाइब्रिड की हमेशा 2 ही स्ट्रैंड्स हर एक में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रैंड जिसको आप N15 N14 लिखते हो, इसके सिर्फ 2 स्ट्रैंड इन एवरी जनरेशन आपको मिलेगी। तो टोटल कितनी है? 4th जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो 4th जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितनी है? 16, और 16 में से अगर हम 2 हाइब्रिड माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 14। तो कहने का मतलब N15 0 4th जनरेशन में, N15 N14 कितनी मिलेंगी आपको? 2, और लास्ट की बात करते हैं N14 आपको कितनी मिलेंगी? 14। तो इसका जो रेशियो बनता है वो रेशियो बनता है 15 रेशियो N15 N14 रेशियो N14 रेशियो, ये 0, दिस वन इज 2, दिस वन इज 14, कट जाएगा, ये होगा 1:7 रेशियो 7। सही आंसर आपका क्या है? डी, 0:1:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम इवोल्यूशन पे क्वेश्चंस लेके आएंगे और एक अच्छी क्लास रखेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट क्लास किसकी रहेगी? इवोल्यूशन के चैप्टर की रहेगी। ठीक है, और एक स्पेशल क्लास होगी, स्पेशल क्लास फॉर हार्डी
वीनबर्ग इक्वेशन। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।